वेलकम टू फ्यूचर बायोलॉजी क्लासेस। बच्चे, लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को इवेंट ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन पढ़ाया था। आज हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट आपको समझाएंगे और फर्टिलाइजेशन के बाद की जो भी घटनाक्रम है, जो भी प्रोसेसेस हैं, आज उसको हमको फिर डिटेल से देखना है। इस प्रायर लेक्चर में जो हम इवेंट ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन आपको समझाए थे, वहाँ एक फिगर ड्रॉ किया था। उस फिगर से और आज के इस पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के फिगर में थोड़ा सा अंतर है। अगर आप उस फिगर के अंतर को ही समझने लगेंगे तो इवेंट ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आपको अंतर ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेगा। तो चलिए एक हम पहले फिगर ड्रॉ अप करने की कोशिश करते हैं, हम अपने आप को अच्छे से समझाने के लिए। ठीक है बच्चे, सबसे पहले हम इस फिगर हम थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करते हैं ताकि जो है समझने में बात आसानी हो जाए कि एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ये होते हैं जिसमें से ये ओवरी है, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है। ओके बच्चे, जानते हैं हम इस जगह पर एक ओव्यूल का निर्माण करते हैं और इस ओव्यूल का निर्माण कुछ इस प्रकार से करते हैं क्योंकि गोया कि हमने कहा कि जो एनाट्रोपस ओव्यूल होते हैं वो एनाट्रोपस ओव्यूल इज द मोस्ट कॉमन एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल होते हैं। इसलिए हम जब भी अध्ययन करते हैं या स्टडी करते हैं या पढ़ाई करते हैं, हम एनाट्रोपस ओव्यूल का ही करते हैं। और ये एनाट्रोपस ओव्यूल एनाट्रोपस ओव्यूल जो होते हैं वो बाइटैगमेंट होते हैं। हमने दो टैगमेंट का निर्माण किया, ये दो इंटैगमेंट का निर्माण किया। इस ओव्यूल बॉडी में ये जो बॉडी है, इस बॉडी के अंदर इस प्रकार से एक बड़ा सा एम्ब्रियो सेक का निर्माण किया। ओके बच्चे, है ना। अब चूंकि हम इवेंट ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन में कहा था कि एक पॉलिन ट्यूब की एंट्री होगी अगर किससे, माइक्रोपिलर रीजन से, तो ऐसी घटना को नाम हमने पोरोगैमी दिया था। ठीक है, तो यानी पोरोगैमी प्रोसेस के द्वारा ये पॉलिन ट्यूब इस माइक्रोपिलर रीजन से होते हुए इस एम्ब्रियो सेक के अंदर घुसने की कोशिश करता है। और जब ये पॉलिन ट्यूब इसके अंदर घुसता है, घुसने का समय होता है, उस वक्त इसमें प्रेजेंट जो यहाँ पर दो सेल है, एक बड़ा सा सेल जिसको एक सेल कहते हैं और दो छोटा सा सेल जिसको हम सिनर्जिड सेल कहते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया था कि ये दोनों सिनर्जिड सेल डीजेनरेटिव सेल है। ये पोरोगैमी प्रोसेस के द्वारा ये पॉलिन ट्यूब की एंट्री होगी। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था कि ये जब पॉलिन ट्यूब की एंट्री होती है तो दो जो सिनर्जिड सेल होते हैं वो डीजेनरेट्स करना शुरू करते हैं। ठीक है, उन दो में से उन दो में से एक सिनर्जिड सेल डीजेनरेट्स करता है। ठीक है, और जो सिनर्जिड सेल डीजेनरेट्स करता है उसी का फिलीफॉर्म सेल, है ना, समझाया था लास्ट लेक्चर में आपको, उसी का फिलीफॉर्म सेल गाइड करता है किसको, पॉलिन ट्यूब को एंट्री के लिए। तो गाइडेड द पॉलिन ट्यूब, कौन क्या, फिलीफॉर्म, किसका क्या, तो सिनर्जिड सेल का। कौन सा सिनर्जिड सेल का, जो डीजेनरेटिव सिनर्जिड सेल। ओके, दूसरा सिनर्जिड सेल जो है वो जो शॉक एब्जॉर्बर का काम करेगा वो भी कुछ क्षण के बाद क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट्स हो जाएंगे। इसका मतलब है कि पॉलिन ट्यूब की जब अंदर एंट्री हो गई और ये दो मेल गैमेट अंदर जो है रिलीज कर दिया गया, तब जाकर ये दोनों सिनर्जिड सेल क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब है इस जगह पर तीन सेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करके एक सेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, है ना, जो किसका होगा, अंडे का होगा। उस अंडे के साथ एक जो है मेल गैमेट फ्यूज करेगा और फ्यूज करने के बाद इसका निर्माण हो जाएगा किसमें, जायगोट के रूप में। ये बदलाव हो जाएगा, यानी कि ये एक सेल और इस मेल गैमेट का फ्यूजन के बाद जो सेल बना उसको हम क्या कहेंगे, जायगोट बनेंगे। तो यहाँ एक सिंगल सेल दिखाते हैं। बाबू, हमने इवेंट ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन में इस सेंट्रल पोजीशन पर दो पोलर न्यूक्लियाई दिखाया था। आज हम दो पोलर न्यूक्लियाई नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है। यहाँ क्योंकि उस लास्ट स्टेशन में दो पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट तीनों आपस में फ्यूज कर गया था और एक सेल का निर्माण किया था जो अपने आप में क्या था, ट्रिप्लॉइड था। ठीक है, इसलिए यहाँ एक सेल हम दिखाएंगे इस जगह पर। ठीक है, और ऊपर वाले जो तीन सेल थे जिसको हम एंटीपोडल सेल कहते हैं, ये भी डीजेनरेट्स कर जाते हैं। इसका फंक्शन स्टिल अननोन है, तो इसको भी हम इस तरह से दिखाएंगे। तो फिगर में थोड़ा सा बदलाव आएगा। ये इतनी सारी चेंजेस, इतनी सारी बदलाव फिगर में आया, है ना। ये फिगर में अंतर हो गया क्या, इवेंट ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। ठीक है, अब हम इसका जो है बदलाव को थ्योरेटिकली समझने की कोशिश करते हैं, है ना। पहला बदलाव क्या आएगा बच्चे, यहाँ पर देख रहे हैं हम इंटेगुमेंट बना है ना। ये बाई इंटेगुमेंट है और जिम्नोस्पर्म होता तो मोनो इंटेगुमेंट होते। ये इंटेगुमेंट जो है कन्वर्ट कर जाएगा, इंटेगुमेंट जो है ये कन्वर्ट करेगा, है ना। इंटेगुमेंट विल कन्वर्ट इनटू सीड कोट। ओके, ये सीड कोट में चला जाएगा। ठीक है, अब दूसरा बदलाव, ठीक है, ये पूरी जो ओव्यूल है, ओव्यूल विल कन्वर्ट इनटू सीड।
ओके। फिर तीसरी बात जो आएगी है ना, वो देखिएगा कि ये जो ओवरी है ना, ओवरी पूरी की पूरी ओवरी कन्वर्ट कर जाएगा किसमें, फ्रूट में। याद रखिएगा है ना, ये सब बातें याद रखिएगा, ठीक है। और ये जो इधर जो हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, ये सब जो यहाँ पर सेल प्रेजेंट होते हैं, और इन सब सेल को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस सेल बोलते हैं। ये न्यूक्लियस सेल कुछ में थोड़ा सा बच जाएगा है ना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बाद, और कुछ में नहीं बचेगा, खत्म हो जाएगा। यानी कि कुछ ऐसे ओव्यूल जिसमें ये न्यूक्लियस सेल परसिस्ट करेगा, थोड़ा सा बचेगा, और या तो कुछ ऐसे ओव्यूल जिसमें बिल्कुल परसिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। एक ऐसे ओव्यूल जिसके न्यूक्लियस सेल क्या होते हैं, एकदम बिल्कुल न्यूक्लियस सेल नहीं बचते हैं, है ना, तो क्या बोलते हैं, नो रिमेनिंग न्यूक्लियस सेल। अगर ऐसा हुआ तो उसके लिए हम टर्म देंगे, है ना, उसको हम क्रैसी न्यूक्लिएट बोलते हैं। समझिए बच्चे क्या हो, अगर रिमेनिंग होगा कौन, न्यूक्लियस सेल, तो ऐसे के लिए हम टर्म देंगे पेरीस्पर्मिक, ठीक है। इसको जो है याद रखिएगा। सिनर्जिड सेल कंप्लीटली क्या कर जाएंगे, डीजेनरेट्स कर जाएगा, डीजेनरेट्स। नेक्स्ट बदलाव, ठीक है, एंटीपोडल सेल कंप्लीटली क्या हो जाएंगे, है ना, एंटीपोडल सेल कंप्लीटली क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट्स कर जाएगा, ठीक है। और बदलाव, है ना बच्चे, देखिए इस जगह पर कि ये पहले बना था ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन में क्या क्या, जैसे यहाँ ट्रिपल फ्यूजन हो गया तब पेन का निर्माण हुआ, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस का। ये प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस कन्वर्ट कर जाएगा, ये बदल जाएगा किसमें ना, पेक में, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल, जो एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है या न्यूट्रिटिव सेल है। तो इस प्रकार के सारे बदलाव हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में देखेंगे। इस जगह पर आपने न्यूट्रिटिव सेल एंडोस्पर्म का निर्माण किया है। हम थोड़ा सा इस एंडोस्पर्म को बच्चे है ना देखेंगे, इसके टाइप को देखेंगे। यहाँ एंडोस्पर्म हमको कई प्रकार का मिलेगा, उस हम एंडोस्पर्म के प्रकार को थोड़ा सा अच्छे से यहाँ देखने की कोशिश करते हैं। आइए हम एंडोस्पर्म के प्रकार को आज दिखाते हैं आपको। चलिए हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। जो आपने क्या देखा है ना, ये बनाया, अभी बनाया, ठीक है बच्चे, है ना। इसको हम जनरली 3 भाग में बांटते हैं, है ना। ये जनरली जो है हम इसको 3 भाग में बांटते हैं। उनमें से एक भाग को हम फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोलते हैं। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म ना, किसको बोलते हैं, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अरे भैया एंडोस्पर्म का ही टाइप है ना, बिल्कुल समझना है। हम जो है लेमैन की तरह अगर सोचेंगे तो एक बात हमको याद कर लेना होगा कि हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सेल जब डिवाइड करते हैं तो कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस नियम का पालन करता है। क्या कहने का मतलब था कि पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, फिर उसका पालन कौन करेगा, साइटोप्लाज्म करेगा, ठीक है बच्चे, है ना। यहाँ पर सेल का डिवीजन होगा, है ना, यानी कि जो आपको प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना था, है, तो उसमें जो है डिवीजन जो होगा, ये डिवीजन कैरियोकाइनेसिस तो होगा, बट उसका पालन साइटोकाइनेसिस नहीं करेगा। यानी एक ऐसा डिवीजन जिसमें कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, बच्चे समझ रहे, यानी कि एक ऐसा सेल जिसका न्यूक्लियस बार बार डिवाइड करेगा लेकिन साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होगा। इसका मतलब है न्यूक्लियस इसमें क्या हो जाएंगे, भर जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा, क्योंकि साइटोप्लाज्म का डिवाइडेशन नहीं हो रहा है। एक ऐसा एंडोस्पर्म जो इस नियम का पालन कर रहा है कि कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का जो है ये होगा, टाइप होगा। और उसके एग्जाम्पल में, है ना, जो बेस्ट एग्जाम्पल है ना, ये है वाटर ऑफ कोकोनट, नारियल का पानी। याद रखिएगा ये एंडोस्पर्म, ठीक है। दूसरा टाइप है इसमें सेलुलर एंडोस्पर्म। इसमें क्या होता है बच्चे कि ये जो है एंडोस्पर्म के सेल है, और इस एंडोस्पर्म के सेल के पेरीफेरल सेल, जो ये पेरीफेरल सेल है, एक किनारे वाले सेल नॉर्मल डिवीजन करेगा, नॉर्मल डिवीजन। और यहाँ नॉर्मल डिवीजन का क्या मतलब हुआ कि कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, मतलब कैरियोकाइनेसिस का पालन किया जाएगा किसके द्वारा, साइटोकाइनेसिस के द्वारा। एक बार कैरियोकाइनेसिस होगा, फिर साइटोकाइनेसिस होगा, फिर कैरियोकाइनेसिस होगा, फिर साइटोकाइनेसिस होगा। और इस तरह से ये साइड वाले इसके हार्ड और रिजिड स्ट्रक्चर बन जाएगा,
जिसको हम नारियल कहते हैं। ठीक है बच्चे, है ना। तो ये पेरिफेरल सेल जो है नॉर्मली कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस का पालन करेगा, और इसका एग्जाम्पल में कौन आएगा? कोकोनट, व्हाइट पार्ट ऑफ कोकोनट। तो इसके एग्जाम्पल में याद रखिएगा, व्हाइट पार्ट ऑफ कोकोनट। समझ बच्चे? ठीक है, याद रखिए, है ना। अब हम तीसरा टाइप में आते हैं। अब हम तीसरा टाइप देखेंगे बच्चे, है ना। और इस तीसरा टाइप को हम हेलोबियल कहते हैं। ना क्या होता है हेलोबियल, उसको हम देखेंगे। ठीक है, बिल्कुल। दिस हेलोबियल इज इन बिटवीन द फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म एंड सेलुलर एंडोस्पर्म। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। सेलुलर एंडोस्पर्म में सारे सेल इसका पालन नहीं किया, कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस का पालन नहीं किया, पेरिफेरल सेल किए हैं, है ना। इसमें भी क्या होता है कि शुरुआत में एकदम नॉर्मल डिवीजन होता है। डिवीजन कैसा रहेगा? नॉर्मल होगा। क्या होगा उसमें कि कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस होगा। कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, है ना। लेकिन अभी जो है ना, थोड़े समय के बाद, कुछ समय के बाद जब एक सेल बन जाएंगे तो उनमें से कुछ सेल का फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, यानी सम सेल विल बी गो थ्रू द फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, यानी यहाँ कैरियोकाइनेसिस तो होगा बट साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। तो ऐसे के लिए एक बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, मोनोकॉट सीड। ओके बाबू। तो ये 3 टाइप के एंडोस्पर्म हम आपके सामने रखे। ठीक है, इस पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का एक नेक्स्ट पार्ट भी जारी होगा। ये पार्ट 1 में रखे हैं बच्चे हम, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, और जो है पार्ट 2 को हम फिर नेक्स्ट वीडियो में जारी करेंगे। और पढ़िएगा थोड़ा, तब तक के लिए थैंक यू।